उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात हो और पूर्वांचल की 164 सीटों का जिक्र ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से रास्ता होकर दिल्ली में जाता है और अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर आता है। शायद यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल पूर्वांचल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पूर्वांचल के समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतनमणि लाल जी हैं। सर, देखा जाए तो पूर्वांचल एक गढ़ माना जाता है क्योंकि अगर लखनऊ का रास्ता है तो पूर्वांचल सही होकर आएगा। अगर इस समीकरण की बात करें तो इस बार पूर्वांचल में क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? पूर्वांचल के साथ एक खास बात हमेशा ये रही है कि किसी भी चुनाव में पूर्वांचल के लोगों ने अपना प्रदर्शन कभी भी रिपीट नहीं किया है। और इसीलिए पूर्वांचल सभी दलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है कि यहाँ पर चूंकि रेपिटेशन नहीं होता है, इसका मतलब लोगों की लॉयल्टी किसी एक पार्टी के प्रति बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, इसलिए वहाँ पर सभी के लिए मौका हो सकता है। तो इस बार भी मैं समझता हूँ जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल की तरफ इतना ज़्यादा काम किया, उसमें लखनऊ से लेकर गाज़ीपुर, गोरखपुर, बलिया तक, उसी के बाद समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने और बसपा ने भी पूर्वांचल पे इस तरह से काम किया है कि वहाँ से जितनी ज़्यादा सीटें वे अपने पक्ष में निकाल सकें, ये उनके उत्तर प्रदेश के टोटल नंबर्स में एक बड़ी संख्या होगी। ये बात ज़रूर है कि 70-80 के दशक तक पूर्वांचल की राजनीति और वहाँ का सामाजिक परिवेश केवल ब्राह्मण और राजपूत कम्युनिटीज़ द्वारा डोमिनेटेड रहा था, लेकिन अब वहाँ पर इन दोनों वर्गों के अलावा भी ओबीसी, एमबीसी, दलित और कुछ हद तक मुस्लिम्स भी ज़्यादा मायने रखने लगे हैं। इसलिए सभी दलों को वहाँ पर अपने लिए मौका दिखता है। सर, 7 में बहुजन समाज पार्टी, 12 में समाजवादी पार्टी, 17 में भारतीय जनता पार्टी, अब 22 के लिए क्या कुछ नजर आ रहा है? उम्मीद क्या कुछ दिखाई दे रही है? देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1989-90 के बाद से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो जहाँ तक इतिहास का ज्ञान कहता है तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना पाती। लेकिन जिस तरह से 2007 के बाद से कम एक पार्टी की सरकारें बनना तो शुरू हुई, उसके पहले तो किसी एक दल को बहुमत ही नहीं मिलता था। तो अगर 7 में मैं समझता हूँ बसपा को बहुमत मिला, तो 12 में उससे बड़ा बहुमत सपा को मिला और 17 में उससे भी बड़ा बहुमत भाजपा को मिला। तो मुझे लगता है भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिलने के पीछे जो भी कारण रहे होंगे, कुछ हद तक तो वो कारण आज भी वैलिड हैं और वैध हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उतना ही बड़ा बहुमत भाजपा को फिर मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जितनी सीटें उन्होंने 2017 में जीती थी उसमें एक बड़ी गिरावट आए और वो सरकार बनाने के बहुत करीब तक पहुंच जाएं, या हो सकता है छोटे मार्जिन से बना भी ले जाएं। लेकिन अभी तक मुझे समाजवादी पार्टी की ऐसी बढ़त तो दिख रही है कि उनकी सीटों की संख्या भी पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन वो सरकार बना पाएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि लोग चुनाव के पहले दूसरे दौर तक क्या समाजवादी के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ देखते हैं। ये माहौल जब बनता है, जिसे हम वेव भी कहते हैं अक्सर, अगर उस तरह का माहौल बना तो समाजवादी पार्टी को फ़ायदा है, अन्यथा भाजपा को फिर से एक मौका मिल सकता है। सर, अभी आपने समाजवादी पार्टी की बात की तो समाजवादी पार्टी की जितनी भी विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव ने निकाली, लगातार भीड़ जो है वो जनसैलाब बनकर निकलकर सामने आई। चाहे वो रात के 12:30 बजे की बात हो, 1 बजे की बात हो, तमाम भीड़ निकलकर सामने आई। अभी आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। क्या वो फायदा राजभर वोट बैंक से पहुंच सकता है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का साथ आना क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक कुशल चीजें रहेंगी? हाँ, ओम प्रकाश राजभर का आना और राजभर वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा फैक्टर है। और उन्होंने भी, मैं समझता हूँ, बड़ा सोच समझ के राजभर की पार्टी के साथ जो एक गठबंधन किया है, और उसमें कम से कम केंद्र, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो राजभर वोट्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने का काम अगर ओम प्रकाश करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी। लेकिन ये मानना कि राजभर वोट के भरोसे वो पूरा मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने हिस्से में कर लेंगे, ये मुझे लगता है अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना। क्योंकि बाकी पार्टियां और ख़ास तौर पे बीजेपी भी तमाम सारे अन्य दलों को लेकर जो चल रही है, उससे वो राजभर वोटों को जहां जहां वो मजबूत हैं उन्हें काउंटर करने की कोशिश भी उनकी जारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी की सीटें जो भी बढ़ती हैं इस बार, उसमें राजभर का एक बड़ा योगदान होगा। सर, समाजवादी पार्टी की बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी को देखें तो निषाद समाज
निषाद समाज पार्टी हो गई, उसके बाद अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो गई, खुद सीएम योगी जो है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना फैक्टर रहेगा, क्या कुछ समीकरण इससे चेंज होगा? इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए न केवल एक लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं, राजनीति में आने से पहले भी वो वहाँ पर गोरखनाथ मठ के साथ जुड़े हुए थे और उस पूरे क्षेत्र में उनका एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। इसके साथ ही हिंदू युवा वाहिनी के साथ उनकी संबद्धता जो पिछले कई दशकों से है, उसका भी असर आज भी बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और युवा वाहिनी दोनों मिलकर पूर्वांचल के कई ज़िलों में अपना प्रभाव रखते हैं और चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसी के साथ भाजपा ने निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ जो गठबंधन किया है, उसमें मुझे लगता है कि निषाद पार्टी से इनको जो फ़ायदा पिछली बार हुआ था उसी तरह का फ़ायदा इस बार भी हो सकता है, क्योंकि निषाद पार्टी में जो उस धड़ा भाजपा के साथ है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा प्रभावशाली लगता है बजाय उस धड़े के जो समाजवादी पार्टी के साथ गया है। पिछले कई चुनाव में भी यह महत्व उनका प्रदर्शित भी हुआ है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए और पूर्वांचल के लिए जिस तरह का जातीय गठबंधन किया है वो तो उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। हाँ, मध्य और पश्चिम में उन्हें एक नई तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, जिसके बारे में मैं समझता हूँ पार्टी के पास कुछ और अभी करने को बाकी है। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, पूर्वांचल में जो छोटे दल हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो सुभाषपा हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, चाहे वो निषाद समाज पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो। इन छोटे दलों की इस बार क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो? ये छोटे दल अपने दम पर भले ही 1, 2 या 3 सीटें जीतने में सक्षम हों, लेकिन इनके कार्यकर्ता, इनके नेता अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर जब लोगों को के बीच में जाते हैं और उनसे वोट देने की अपील करते हैं, तो जातिगत आधार पर और क्षेत्रीय संबद्धता के आधार पर उन्हें बड़ा व्यापक समर्थन मिलता रहा है। ये हमने पिछले कई चुनावों में देखा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये दल किसी भी चुनाव की दिशा और धारा पलटने में सक्षम होते हैं, लेकिन हाँ, किसी क्षेत्र विशेष में 4, 5 या 10 क्षेत्रों तक अपने प्रभाव की वजह से चुनाव का नतीजा प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राजभर, निषाद पार्टी, अपना दल और इस तरह के छोटे मोटे तमाम सारे दल हैं जो कि जाति या क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए हैं, ये जिस भी पार्टी के साथ जाएंगे उसको एक सीमित क्षेत्र में ही सही लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचाते हैं। बिल्कुल, तो बिसातें बीत चुकी हैं और पूर्वांचल को कसने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस वक्त झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की जनता किस राजनीतिक दल को समर्थन देती है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।